हमारे पास कोई भी एलिमेंट है तो वो सबसे पहले टूटता है। टूटने के बाद उससे रेडिएशन का इमिशन होता है, फिर उसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, यानी किसी भी एलिमेंट का डिसइंटीग्रेट होना यानी उसका टूटना। जब वो टूट जाएगा तो उसके बाद छोटे छोटे एलिमेंट्स में वो टूटता है और आपका जब ये रेडिएशन इमिट करता है तो उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी आपकी दो टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल आपका जो आपका अपने आप हो रहा है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको आप रोक नहीं सकते, ये कंटिन्यू हो रहा है। आर्टिफिशियल जो एलिमेंट्स आपकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी अच्छी शो करते हैं उनको हम यूज़ करके अपना जो भी मोटिव होता है उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये आपका क्या है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब बात आती है सर्चिंग की, किसने सर्च किया है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हेनरी बैकुरल ने इसको सर्च किया है 1896 में। तो उन्होंने क्या यूज़ किया है, अभी मैं लिख दूँगी सारा ब्लैक बोर्ड पे। 1896 में उन्होंने डिस्कवर किया है, उन्होंने यूरेनियम और उसके सॉल्ट्स को यूज़ किया था। लेकिन इसके बाद मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी ने यूज़ किया, उन्होंने क्या यूज़ किया है, इसका यूरेनियम का एक बोर है पिच ब्लेंडी, जिसका नाम है पिच ब्लेंडी। ये आपका यूरेनियम से भी ज़्यादा एक्टिव है, तो उन्होंने उसको पिच ब्लेंडी को यूज़ करके अपना बताया कि रेडियो एक्टिविटी किस तरह से अपना काम कर रहा है। उन्होंने दो नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी सर्च किए थे, पोलोनियम और रेडियम। अभी मैं इतना लिख देती हूँ, 2-4 पॉइंट्स। कोई भी एलिमेंट है आपका डिसइंटीग्रेट हुआ वो, उसके बाद उसने रेडिएशन इमिट किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये पूरे प्रोसेस को, ये जो हो रहा है इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। यानी कोई एलिमेंट का डिसइंटीग्रेट होना, उसके बाद रेडिएशन इमिट करना, फिर हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिल जाता है। देन दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव। एटीन 96 में हेनरी बैकुरल 98 में पिच ब्लेंडी यूज किया इन्होंने। सबसे पहली चीज़ है कि कोई एलिमेंट डिसइंटीग्रेट हुआ तो रेडिएशन इमिट किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमें मिल गया। इस पूरे प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं।
इसके बाद सर्चिंग की बात आती है। 1896 में हेनरी बैक्यूरेल ने सर्च किया, यूरेनियम और उसके सॉल्ट्स को यूज़ किया। तो यहाँ पे जो रेज निकली उसको जैसे रेडिएशन तो इमिट करेगा, लेकिन जो स्पेशल रेज निकल रही है उसको बैक्यूरेल रेज कहा गया, उनके नाम के यूज पे कि इन्होंने सर्च किया तो इनके नाम पे ही हम कहते हैं कि बैक्यूरेल रेज निकल रही। फिर 1898 में मैडम क्यूरी और पैरी क्यूरी मैडम क्यूरी के हस्बैंड थे, उन्होंने दोनों ने मिल के इस पर फिर नया काम किया। उन्होंने कहा कि अब यूरेनियम पे तो देख लिया हेनरी बैक्यूरेल ने, अब हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, यूरेनियम के एक और को यूज़ किया जिसका नाम है पिच ब्लेंडी। पिच ब्लेंडी इसकी एक्टिविटी यूरेनियम से ज़्यादा है, यानी यूरेनियम जितना एक्टिव था उससे कहीं ज़्यादा पिच ब्लेंडी ज़्यादा रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इन्होंने पिच ब्लेंडी यूज़ किया। इन्होंने दो नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट की भी खोज की, पोलोनियम और रेडियम। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी आपके दो टाइप की है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। जो नेचुरल है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार होता रहेगा। और आर्टिफिशियल जो सर्च किया गया, इसमें पूछा भी जाता है कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव किसने सर्च किया। आयरिस क्यूरी। आयरिस क्यूरी कौन है, मैडम क्यूरी की बेटी। ठीक है, मैडम क्यूरी की जो बेटी हैं उन्होंने उनके हस्बैंड ने मिलकर फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव को सर्च किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी किसने फाइंड की है। ठीक है, ये पूरा हो गया। थोड़ा थोड़ा लिखाते भी चलेंगे जिससे आप लोग को थोड़ा याद भी रहेगा। हो गया, जल्दी जल्दी लिखिए, नहीं हो नहीं पाएगा। लिखा इसलिए रहे हैं कि थोड़ा बैकअप रहेगा, नहीं तो फिर उतना चीज़ें समझ में नहीं आती। तीन रेस हैं आपके पास, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा को डिनोट करते हैं 2He4, इसको -1 E नॉट या -1 बीटा नॉट। और ये आपका न्यूट्रल है, इसके पास चार्ज भी नहीं है, मास भी नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है कि इसका जो है हम किससे इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको हम कर रहे हैं 2He4। अब हम यहाँ पे अगर निकालना चाहें कि कितने न्यूट्रॉन हैं कितने प्रोटॉन हैं, तो कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो जाएंगे, 2 + 2। कल आपने निकालना सीखा था न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है, जो मास नंबर होता है उससे माइनस कर देते हैं। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए। अब प्रोटॉन आपके जो ये एटॉमिक नंबर होता है ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो 2 न्यूट्रॉन हो गए, 2 प्रोटॉन हो गए। उसका इसका बीटा का इंडिकेशन इस तरह से होता है, ये न्यूट्रल होता है।
ठीक है, इसके पास चार्ज भी नहीं है और मास भी नहीं है। जो गामा रेज होता है हम इसको लिविंग सेल्स को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कई सारी बीमारी ऐसी हो जाती हैं जो हमारी सेल्स, जैसे कैंसर को ही ले लो, कैंसर जहाँ डेवलप हो जाता है तो हम वहाँ क्या करते हैं, गामा रेज को गिराते हैं। तो गामा रेज क्या करता है, जो हमारा कैंसर जो डेवलप कर रहा है सेल्स, उनको क्या करते हैं, ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो यानी गामा रेज हम यूज़ करते हैं लिविंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके बाद आपका आता है वेलोसिटी और पेनिट्रेटिंग पावर। अब बात आती है कि अल्फा बीटा गामा में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी है, यानी सबसे ज़्यादा चाल किसकी है, गामा की। ये साइन आपका ये इंडिकेट कर रहा है कि गामा सबसे ज़्यादा है, फिर बीटा है, फिर अल्फा है। यानी अल्फा सबसे कम, उससे ज़्यादा बीटा, फिर गामा। पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर यानी भेदन क्षमता। सबसे ज़्यादा भेदने की क्षमता किसकी है, यानी कहीं से हम ट्रांसफ़र करें उसको तो सबसे ज़्यादा कौन उसको मतलब भेदते हुए आगे बढ़ जाएगा, ये होता है ना, उससे ट्रांसफ़र होते हुए चला जाएगा, इसी को कहते हैं पेनिट्रेट करना। ठीक है, अब पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा गामा की, ये साथ में हमने इसलिए लिख दिया है कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। वेलोसिटी और पेनिट्रेटिंग पावर दोनों गामा की ज़्यादा होती है। इसके बाद आता है आयोनाइजेशन, इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, इफेक्ट ऑन जेडएनएस स्क्रीन। इन तीनों में यानी सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन किसमें होगा, अल्फा रेस का, फिर बीटा का, फिर गामा का। तीनों एक साथ इसीलिए लिखे हुए हैं मैंने कि आपको याद करने में बिल्कुल इजी रहे। ये तीन फैक्टर में आपका अल्फा रेस ज़्यादा वर्क करेगा और गामा सबसे कम होगा। ये क्वेश्चन एक ये आयोनाइजेशन का और एक पेनिट्रेटिंग पावर का, ये बहुत पूछा है कि पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, किसकी होती है, गामा की। आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा कौन करता है, अल्फा। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी होती है गामा की, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लाइट के बराबर। लाइट की वेलोसिटी आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तीनों की प्रॉपर्टीज़ है कि आपकी जो रेडियो एक्टिव रेस हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, भेदन क्षमता, हिंदी में कहते हैं भेदन क्षमता, यानी किसी चीज को चीर के आगे निकल जाना, भेद के आगे निकल जाना, ये हिंदी में ही तो बता रहे हैं, भेदन क्षमता हिंदी में ही तो है वो। भाई लिखा भले ही हिंदी इंग्लिश में रहे, लेकिन सारी चीजें हिंदी में भी तो एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको कि वो चीज़ है क्या। भाई वेलोसिटी माने चाल होता है, स्पीड मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है। ठीक है, सभी जगह ईयर इसलिए लिख देते हैं कि कभी कभी ईयर आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए जितने भी रूल्स रेगुलेशन हम बताते हैं उसके आगे ईयर जरूर लिख देते हैं। तो आप लोग भी उसको थोड़ा सा एक बार देख लिया करिए, कब ये जैसे ही पूछ लिया ये रूल कब दिया गया, तो कम से कम ये लॉ कब आया आपको पता होना चाहिए। इसमें 3 लोग ने मिलकर काम किया, सॉर्डी, फजरान और रसेल। ये 3 लोग हैं, 3 लोग ने मिलकर ये दिया कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, मान लो अगर हम उसमें से एक अल्फा निकाल लें या एक बीटा निकाल लें, एक गामा निकाल लें, तो हमारे एलिमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये इस रूल में बताया गया। मान लिया x कोई एलिमेंट है, ये उसका एटॉमिक नंबर हो गया, ये मास नंबर हो गया। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक, इसको कहते हैं परमाणु भार, और ये आपका एलिमेंट है। अब हमने इससे क्या निकाल लिया, ये अल्फा निकाल लिया। तो अल्फा निकालने के बाद इसमें क्या फर्क पड़ेगा, जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें 2 की कमी हो जाती है और जो मास नंबर होता है उसमें 4 की कमी हो जाती है। कोई भी एलिमेंट में अगर हम एक अल्फा निकालेंगे तो जो उसका परमाणु क्रमांक होगा उसमें 2 की कमी, यानी उसका 10 है तो 8 हो जाएगा, 15 है तो 13 हो जाएगा, इस तरह से 2 कम हो जाएगा।
और परमाणु भार में क्या होगा, 4 की कमी। मान लो 15 है तो कितना हो जाएगा, 11, वो 4 डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इससे बीटा निकाल दें तो क्या होगा, बीटा निकालने पे जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 बढ़ जाता है। अगर यहाँ पे हमारा Z था तो Z+1, यानी अगर 20 है तो 21, 1 बढ़ जाएगा, बस जितना है उससे 1 बढ़ जाएगा। और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अल्फा निकलने पे परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु भार में 4 की कमी, और बीटा निकलने पे परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और परमाणु भार में कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, सॉडी फजान ने यही बताया था। अब एक जनरल हम एग्जाम्पल देते हैं। ZM हमारे पास ये है। अब मान लीजिए हमने इससे अल्फा निकाल दिया तो क्या होगा, एक अल्फा हमने निकाल दिया तो यहाँ कितना आ जाएगा, Z-2। यहाँ क्या आएगा, M-4। अब हमने इससे क्या किया, एक जो है बीटा फिर निकाल दिया, तो एक बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, Z-1 है इसका। अब क्या होगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी, यही तो होगा, जो यहाँ होगा उसी में 1 की वृद्धि हुई। ये Z-2 था, अब क्या हो जाएगा Z-1। ठीक है, ये हो गया Z-1 और इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद हमने एक बीटा इससे और निकाल दिया, अब क्या हो जाएगा इसका, Z हो जाएगा, क्योंकि Z-1 प्लस 1 बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा Z, और ऊपर ये हो जाएगा M-4। यानी एक अल्फा और 2 बीटा निकलने से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब कल हमने आपको बताया था आइसोबार और आइसोटोप्स, ये पढ़ाया था, समस्थानिक और समधारिक, कल ही पढ़ाया था। अब इसमें से आप बताओ, इसमें से समस्थानिक कौन से हैं, समधारिक कौन से, आइसोटोप्स और आइसोबार्स कौन से हैं। आइसोटोप समस्थानिक कौन से हैं, ए एंड डी। कल आपको ये बताया गया था आइसोटोप्स में ये जो परमाणु क्रमांक होता है ये आपका सेम रहता है। परमाणु भार से हमें मतलब नहीं है, परमाणु भार डिफरेंट ही होगा, नहीं तो वो सेम एलिमेंट हो जाएगा। तो हमारा परमाणु क्रमांक जहाँ सेम दिखेगा वो होता है आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। तो हमारा समस्थानिक ए और डी होगा। अब हम आइसोबार्स की बात करते हैं। आइसोबार्स कौन से हैं, बी, सी, डी। जब हम संभारिक देखते हैं तो हम देखते हैं परमाणु भार किसमें किसमें सेम है। परमाणु भार आपका यहाँ पे देखिए M-4, यहाँ M-4 और यहाँ M-4, इन तीनों में M-4 है, तो आपका आइसोबार्स हो जाएगा बी, सी और डी। ठीक है, इसका मतलब है कि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी एलिमेंट से हम कितने अल्फा और बीटा निकाल दें तो पुनः हमें समस्थानिक प्राप्त हो जाए, ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 अल्फा और 2 बीटा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हमें समस्थानिक प्राप्त करने के लिए कितने अल्फा और कितने बीटा निकालने होंगे। तो 1 अल्फा और 2 बीटा निकालने पे हमें समस्थानिक प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब इसी तरह से जब ये सीरीज आपकी डेवलप हो गई तो इससे हमें 4 सीरीज मिल गई, रेडियो एक्टिव की 4 सीरीज हमें मिल गई। हमने शॉर्ट में उसका फॉर्मूला बना दिया। थोरियम सीरीज, नेपटूनियम सीरीज, यूरेनियम
n सीरीज 4n+1 4n+2 4n+3। जब हमारा इस तरह से इमिशन होता है तो हमें 4 रेडियो एक्टिव सीरीज मिलती हैं, जिसका नाम इस तरह से है। इसमें देखिए पहले एलिमेंट को हमने लेके ये फॉर्मूला बना दिया, जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो जाए कि सबसे पहले T वाला है यानी थोरियम, उसके बाद नेप्टूनियम है, फिर यूरेनियम है, फिर एक्टीनियम है। ये वर्ड याद रखिएगा बस। उसके बाद इसका सीरीज का नाम है 4n, इसका 4n+1, इसका 4n+2, इसका 4n+3। एक बढ़ता जा रहा है बस, ठीक है। ये डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछा जाता है कि 4n+2 सीरीज कौन सी होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4n+2 सीरीज आपकी कौन सी हो गई? यूरेनियम। 4n+1 सीरीज कौन सी है? नेप्टूनियम। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया एक्टीनियम सीरीज का नेम क्या होगा, तो आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें आपका ये हो जाएगा 4n+3, ठीक है। ये डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है बस, लेकिन नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बस एक फॉर्मूला ये याद कर लो इजली बस, ठीक है। पहला वर्ड लेके उसको बना दो। हो गया? एक्टीनियम अब आपके पास 2 वर्ड आते हैं, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। तो ये जो न्यूक्लियर फिजन है ये है आपका नाभिकीय विखंडन, ठीक है। संलयन होता है फ्यूजन, विखंडन मतलब टूटना, ठीक है। नाभिकीय विखंडन फिजन, फिजन मीन्स ब्रेकअप। इसमें ये होता है कि कोई आपका बड़ा एलिमेंट है वो छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूट जाता है। जैसे नाभिकीय विखंडन नाम से ही पता चल रहा है, विखंडन यानी कुछ टूटना, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन हो गया आपका नाभिकीय विखंडन। इसमें कोई बड़ा एलिमेंट है वो दो या दो से अधिक छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूट जाता है, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। एग्जाम्पल हमने ले लिया यूरेनियम का। यूरेनियम को क्या किया हमने, एक न्यूट्रॉन दिया, एक न्यूट्रॉन से रिएक्ट करके ये टूट गया बेरियम में और क्रिप्टन में। अब यहाँ पे ये बात आती है कि न्यूक्लियर फिजन में कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव रेज का पार्ट है जो कि आगे इस रिएक्शन को ले जाता है। यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन यूज हो रहा है, न्यूट्रॉन के बिना ये रिएक्शन नहीं है। एक न्यूट्रॉन हम दे रहे हैं और 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। अब ये तीनों न्यूट्रॉन क्या करेंगे, एक न्यूट्रॉन फिर से वहाँ रिएक्ट करेगा जैसे रिएक्शन हुई, फिर आगे प्रोसीड करेगा, फिर 3 न्यूट्रॉन निकालेगा। ऐसे ही आपका ये रिएक्शन चलता चला जाता है, रुकता नहीं है। तो हम इसको न्यूक्लियर फिजन कराने के लिए एक तो यूरेनियम 235 यूज करते हैं, प्लूटोनियम 239, इन दोनों को हम यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि यूरेनियम न्यूक्लियर फिजन कराने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं। एक यूज़ करते हैं यूरेनियम 235, एक प्लूटोनियम 239, इन दोनों को हम यूज़ करते हैं। इसमें ये भी पूछा जाता है कि फ्यूज़न में बड़ा एलिमेंट छोटे में टूटता है कि फ्यूज़न में टूटता है। तो आपको याद रखना है कि नाभिकीय विखंडन में टूटेगा, ठीक है, एक चीज़ ये हुआ। दूसरा, जब ये एक न्यूट्रॉन दे रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उससे, फिर यही होगा आगे प्रोसीड करेगा तो ये एक चेन की तरह काम करने लगता है ना।
वो चेन ब्रेक ही नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ उसमें चलना शुरू हो जाता है, तो हमारी हो जाती है चेन रिएक्शन, इसी से डेवलप हो जाती है। अब चेन रिएक्शन आपकी हो गई 2 टाइप्स। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। एक तो बात हो गई कि इस चेन रिएक्शन को हम रोक पाएं कि ना रोक पाएं। अगर हम उसको कंट्रोल कर ले गए तो यानी वो कंट्रोल्ड में चली जाएगी, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो किस में जाएगी, अनकंट्रोल में, यानी हम उसको रोक नहीं पा रहे। चेन रिएक्शन तो डेवलप हो जाएगी क्योंकि आपके 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, वो फर्दर एक न्यूट्रॉन से 3 बनेंगे, फिर 1 से 3 बनेंगे, ऐसे चलता चला जाएगा। तो अनकंट्रोल में क्या होता है कि जब हम इसको रोक नहीं पाएंगे तो यहाँ पे विस्फोट हो जाता है। अनकंट्रोल जब हम इसको रोक ना पाए तो जो आप पढ़ते हैं एटम बम पढ़ते हैं ना कभी कभी, उसने यहाँ गिरा दिया वहाँ गिरा दिया, ये सब होता है ना, वो इसी का एग्जाम्पल है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का, कि जब हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं तो वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जा रहा है और हमारा एटम बम क्रिएट हो जा रहा है। एटम बम जब भी बनाया जाता है इसी प्रोसेसर से बनाया जाता है। दूसरी चीज़, अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रिएक्टर, परमाणु भट्टी, ठीक है, परमाणु भट्टी जो बनती है हमारी, वो कंट्रोल करने के बाद भी बनती है। तो हम इसमें कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल करने का कंट्रोल करने का इसका मेन मोटिव ये है कि जैसे 3 न्यूट्रॉन निकले, अगर हम इसमें से 2 न्यूट्रॉन को रोक दें तो क्या होगा, 1 न्यूट्रॉन बचेगा, तो यहाँ तक रिएक्शन जाके रुक जाएगी, ठीक है। फिर वो हम, इसका मतलब है हमें जो 2 न्यूट्रॉन है उनको किसी तरीके से हम रोक दें। अब उसको रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल्ड का एग्जाम्पल आपका हो गया एटॉमिक रिएक्टर, यानी परमाणु भट्टी। अब इसमें हम करने के लिए एक तो कंट्रोलर रॉड कहते हैं, जिससे कि हम इसको रोकते हैं। इसके लिए यूज करते हैं हम कैडमियम और बोरॉन की रॉड्स, 2 चीजें हम यूज करते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि हम जो 2 न्यूट्रॉनों को रोकना चाह रहे हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैडमियम और बोरॉन की रॉड्स यूज कर लेते हैं, जिससे कि हमारे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि ये जो है जो न्यूट्रॉन है इसको हम स्लो डाउन कैसे करें, ठीक है, फॉर स्लो डाउन दी स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, स्लो डाउन दी स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। इसके लिए हम यूज करते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर को फॉर्मूले की बात करें तो कहते हैं D2O, ठीक है, हैवी वाटर यानी D2O यूज करते हैं और ग्रेफाइट यूज करते हैं, ठीक है। और एक चीज और यूज करते हैं बस, कूलेंट की तरह वाटर, इसको कूल करने के लिए वाटर। 3 चीजें यूज होती हैं इसमें एटॉमिक रिएक्टर में। एक तो कंट्रोलर रॉड जो यूज करते हैं कैडमियम और बोरॉन की रॉड को, और दूसरा स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को कम करने के लिए हैवी वाटर यानी D2O या ग्रेफाइट यूज करते हैं, और कूलेंट की तरह वाटर यूज करते हैं। इसमें से ये 2 क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि हम कंट्रोलर रॉड की तरह किसको यूज करते हैं और न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए किसको यूज करते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ये पूरा हो गया आपका न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन में पहला क्वेश्चन कि बड़ा एलिमेंट ब्रेक होता है 2 छोटे छोटे एलिमेंट्स में और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा, ये एक चेन क्रिएट कर लेता है। चेन रिएक्शन हमारी 2 टाइप की हो गई, एक कंट्रोल्ड, दूसरा अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड मतलब हम उसे कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं। जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट होने की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम एटम बम
उससे बना लेते हैं। और जब हम कंट्रोल कर ले जाते हैं, अब कंट्रोल कैसे करेंगे, जो 3 न्यूट्रॉन है उसमें से 2 को हम किसी तरीके से रोक देंगे, क्योंकि रिएक्शन में शुरू में एक ही न्यूट्रॉन यूज हो रहा है। अगर एक ही न्यूट्रॉन रहेगा तो रिएक्शन यहीं की यहीं रुकी रहेगी, आगे फिर चेन के फॉर्म में नहीं बढ़ेगी। अब इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोलर रॉड को यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम कैडमियम और बोरॉन की रॉड को यूज़ करते हैं। इसका सिंबल भी यहाँ लिख लीजिए। कैडमियम का होता है C और बोरॉन का C। जैसे मान लो अगर सिंबल के रूप में आ गया तो गलत ना कर दीजिए। कैडमियम का Cd, बोरॉन का G। इसको यूज़ करते हैं। दूसरा, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए हैवी वाटर या ग्रेफाइट, 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। कभी कभी डायरेक्ट हैवी वाटर का फॉर्मूला ही पूछ लेता है, जो छोटे छोटे एग्जाम्स हैं उसमें पूछ लेता है, वो क्या होता है D2। ठीक है। इसके बाद कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं वाटर, यानी इसको कूल करने के लिए कि ये रिएक्शन ईजिली चलती है। ठीक है। कूलेंट को शायद शीतलक बोलते हैं, क्या शीतलक ना, शीतलक की तरह। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है कि हम 2 छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिला के बड़ा एलिमेंट्स बना लें। यहाँ पे हमने यूज़ किया है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को। ड्यूटेरियम ट्राइटियम क्या हैं, समस्थानिक है कि संभारिक हैं? समस्थानिक है, कल मैंने बताया भी था इसको। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3, ये आपके क्या है, समस्थानिक एग्जाम्पल। इन दोनों में हमने ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ले लिया, इससे बन गया हमारा हीलियम। ठीक है। और एक न्यूट्रॉन निकल गया, आपने देखा एक न्यूट्रॉन यहाँ भी निकला हुआ है। तो जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है, एटम बम आपने देख लिया, एटॉमिक रिएक्टर देख लिया, हाइड्रोजन बम हम इस मेथड से बनाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन से। और जो एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि जो सूर्य की रोशनी होती है और तारों की रोशनी होती है, ये फ्यूजन से होती है कि फ्यूजन से होती है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है फ्यूजन से। ठीक है। जो आपका सोलर सिस्टम की जो एनर्जी होती है, सौर ऊर्जा, ये न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर हर तीसरे एग्जाम में रहता है, ये किस वजह से है। ठीक है। अब आपका ये हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन 1000 times more reactive। जो ये हाइड्रोजन बम बनता है, ये एटम बम से 1000 गुना ज़्यादा क्रियाशील होता है, ये ज़्यादा एक्टिव होता है। लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा देर रुकता नहीं है, ये कम टाइम पीरियड होता है। लेकिन जो एटम बम का इफेक्ट है वो जनरेशन टू जनरेशन, कई जनरेशन चला जाता है। जैसे राजस्थान का जो पोखरण वाला केस है, आपको याद ही होगा, वो कई जनरेशन में आगे बढ़ता चला जाता है, जो एटम बम का इफेक्ट होता है। हाइड्रोजन बम का इफेक्ट तो बहुत तेज होगा, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, वो ज़्यादा आगे प्रोसीड नहीं करता। दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में आपको पहला ये याद रखना है कि छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बड़ा एलिमेंट बनता है, पहली चीज़। दूसरा, जो सूर्य की और तारों की रोशनी होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है, यानी सौर ऊर्जा ड्यू टू दी न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बम जो हम बनाते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन मेथड से बनाते हैं, और ये 1000 टाइम ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन इसका टाइम पीरियड कम हो रहा है, इफेक्ट इसका शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है।
इसमें आपको इतने ही पॉइंट्स याद करने। सब कुछ अगर पॉइंट वाइज याद करेंगे तो आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आप जब बिखरा बिखरा सब कुछ याद करेंगे, 2 पॉइंट इसके 2 उसके, तो नहीं सब होगा। जैसे 4 पॉइंट एक चीज़ के पढ़े, उसको एक जगह लिख दिया, फिर 4 पॉइंट दूसरे पढ़ो, तब तो वो थोड़ा समराइज होगा। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं ये तो बहुत कठिन है, हम इसको नहीं पढ़ सकते, तो कभी ख़त्म नहीं होगा, तब हमेशा परेशान रहो। ठीक है। अर्धायु का मतलब क्या होता है कि कोई एलिमेंट कितने टाइम में जितना है उसका आधा हो जाए। जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है, अर्ध आयु यानी जिसकी उम्र आधी हो जाए, जितना है वो उसका जितना था अमाउंट उसका आधा हो जाए, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं अर्ध आयु, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। टी हाफ से इसको डिनोट करते हैं, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा को कहते हैं डिके कांस्टेंट यानी विघटन स्थिरांक। ठीक है, विघटन स्थिरांक ये हो गया आपका। और जो ऊपर लिखा हुआ है वो log 2 बेस ई की वैल्यू है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, अगर बेस 10 कह दिया तो गलत हो गया। बेस 10 की वैल्यू 0.3010 होती है। ठीक है, अगर बेस ई कह दिया तो उसकी वैल्यू 0.693 होती है। पहले वो फार्मूला खूब एग्जाम में पूछा जाता था, अब ये वाला पूछने लगे थे। ठीक है, तो इसको मैंने मॉडिफाई करके यहाँ लिख भी दिया है, तो दोनों को एक साथ देख लेंगे। दूसरा है औसत आयु, एवरेज। किसी चीज की उम्र एवरेज, इसको हम डिनोट कर रहे हैं टी से, टी इक्वल टू 1/लैम्डा, बस यही होता है। अब यहाँ पे अगर हम लैम्डा की वैल्यू रखना चाहें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी हाफ अपॉन 0.693। इस फॉर्म में भी ये फॉर्मूला हमारा बन गया, यानी टी इक्वल टू ये बन गया। ठीक है, औसत आयु बराबर अर्धायु अपॉन 0.693। अगर आपको एक दे दिया तो दूसरा पूछ सकता है। आप लोग में बहुत छोटे न्यूमेरिकल इसी तरह से बनते हैं, बस एक लाइन का हो, बस और एक आठ तो कभी कभी आ जाता है, यानी तो न्यूमेरिकल पूछते नहीं है, लेकिन बाई चांस पूछा तो इसमें प्रोबेबिलिटी बनती है। रेडियो एक्टिव में यहाँ से प्रोबेबिलिटी बनती है कि शायद एक आध क्वेश्चन पूछा जाए, तो पूछा भी जाएगा तो बस इन दोनों फॉर्मूले से। ठीक है, ये अर्धायु हो गया आपका औसत। क्वेश्चन देखिए किस टाइप के आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स में भी यूज होता है। ठीक है, यहीं पे नहीं, फिजिक्स में भी यूज हो रहा है। जैसे भी आप बताइएगा, भारत में नाभिकीय अनुसंधान के प्रारंभ करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, जिसको नहीं याद है लिख लें, वरना पीडीएफ अभी भेजेंगे इसका, लेकिन बता रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब पूछ रहा है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या निर्धारित करती है? परमाणु क्रमांक को, जो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही परमाणु क्रमांक होता है।
मेसॉन और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? मेसॉन की खोज की है हिडेकी युकावा ने और पॉजिट्रॉन की एंडरसन। ये दोनों भी पूछा जाता है। सिर्फ सिंपल ही क्वेश्चन आप में पूछा जाता है कि किसने किसकी खोज की है, कौन सी चीज कहाँ यूज हो रही, बस इसी टाइप की, इससे ज्यादा नहीं। गामा किरणों का कृषि में क्या उपयोग है? अभी मैंने बताया था, बताओ। गामा रे जो खाद्य पदार्थ में छोटे छोटे जीव आ जाते हैं, मैंने भी कहा था ना लिविंग सेल्स को मारने के लिए, तो जो छोटे छोटे जीव आ जाते हैं उनको मारने के लिए गामा रेस का कृषि में यूज किया जाता है। अब ये थोड़े थोड़े समस्थानिक कहीं कहीं यूज किए जाते हैं। कौन सा किस बीमारी में यूज किया जाता है उसको सुनते जाइए एक बार, अपने माइंड में सेव। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का यूज करते हैं? जैसे रक्त का कहीं थक्का जमा है, हम क्या यूज करेंगे? सोडियम, ठीक है, सोडियम Na24, ठीक है, सोडियम का यूज करते हैं रक्त का थक्का जहाँ जमा हो उसके लिए। थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं? थायराइड ग्रंथ में आपको पता ही आयोडीन का यूज करते हैं, आयोडीन 131, क्योंकि समस्थानिक में जो ऊपर का मॉलिक्यूलर वेट है वो अलग अलग भी रहता है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा वाला यूज करते हैं। जैसे सोडियम का 24 यूज किया, आयोडीन का 131। इसके बाद पूछा गया है कोबाल्ट 60 किसके लिए यूज करते हैं? कैंसर की पहचान करने के लिए, ठीक है, कोबाल्ट 60 कैंसर की पहचान के लिए यूज करते हैं। इस तरह से 4-5 एक तरफ लिख लीजिए, बस उसको याद कर लीजिए कौन सा कहाँ यूज करते हैं। फास्फोरस 23 किसके लिए यूज करते हैं? फास्फोरस 23 ब्लड में कोई विकार है, रक्त विकार के लिए और ल्यूकीमिया के लिए, रक्त विकार और ल्यूकीमिया के लिए यूज करते हैं फास्फोरस 23। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह उत्सर्जित करता है गामा रेस, ठीक है। यहाँ सबसे ज्यादा रेस का अगर इम्पोर्टेंस होगा तो गामा रेस का ही है। अगर कहीं किसी चीज को हमें सही करना है तो वहाँ गामा रेस का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है किससे? जीएम काउंटर, गीगर मुलर काउंटर, जीएम काउंटर। गीगर मुलर काउंटर, इससे हम रेडियो एक्टिविटी को मापते हैं कि कितना कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी रखता है। चर्म रोगों के लिए हम किसका यूज करते हैं? फास्फोरस का। स्किन डिजीज जितनी है उसमें यूज कर रहे हैं फास्फोरस। अब पूछा गया है एक अल्फा कण के उत्सर्जन होने पे परमाणु के द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है? द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, ठीक है। अगर आपसे परमाणु क्रमांक में पूछेगा तो आप कहेंगे 2 की कमी, और द्रव्यमान संख्या में कहेगा तो 4 की कमी। अब पूछ रहा है कि एक बीटा कण का उत्सर्जन होने पे परमाणु संख्या में क्या फर्क पड़ता है? एक की वृद्धि। क्या होता है? एक की वृद्धि, एक इंक्रीज करता है। अल्फा में परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु भार में 4 की कमी, और बीटा में क्या बताया? परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और परमाणु भार में कोई फर्क नहीं पड़ता। मोनाजाइट क्या है? थोरियम का एक अयस्क है। यहाँ पे आपसे 2 ही अयस्क पूछे जाएंगे, एक पिच ब्लेंडी है, पिच ब्लेंडी यूरेनियम का अयस्क है, और एक है मोनाजाइट, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क। पूरे इसमें चैप्टर में बस 2 ही अयस्क की बात होती है, एक थोरियम की, एक पिच ब्लेंडी। जो थोरियम है वो मोनाजाइट थोरियम का है, और
पिच ब्लेंडिंग यूरेनियम, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट में कौन सी रेडियो एक्टिव विकिरण सर्वाधिक प्रभावित करती है, बताओ। अल्फा, याद हो गया, अल्फा प्रभावित करती है सबसे ज्यादा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। भारत में प्रचुर मात्रा में कौन सा नाभिकीय ईंधन यूज किया जाता है, थोरियम, सबसे ज्यादा थोरियम यूज किया जाता है। अब आपसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखें कर पाते हैं कि नहीं। किसी रेडियो एक्टिव नमूने की अर्धायु 10 घंटे, अर्धायु आपको दे रहा है 10 घंटे और आपसे औसत आयु पूछ रहा है। अर्धायु 10 घंटे, औसत आयु बताइए। अभी फॉर्मूला बताया था, एक लाइन का है। ये फॉर्मूला भी बताया था, अभी निकल के आया था, यहाँ पे सर्कल दिया था मैंने उसको। टी हाफ आपको दे रहा है 10 घंटे, बस इससे डिवाइड कर दो, जो आएगा आंसर हो गया। अप्रॉक्स 14 आ रहा है, क्या है 3.7, तो ये हो जाएगा 14 घंटे। बस इतना छोटा सा न्यूमेरिकल, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके बनेंगे, ज़्यादा टफ नहीं बनेगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पे आधारित है, विखंडन, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, दिखाया था। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, आयरन क्यूरी। अभी बताया था, उनकी बेटी ने सर्च किया था इसको, आयरन क्यूरी। कहीं भी क्यूरी लगाओ वही लगा देना, लेकिन सब में क्यूरी लगाओ तो ढूंढना पड़ेगा कौन सा वाला था। सौर ऊर्जा का मुख्य कारक क्या है, नाभिकीय संलयन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके में आएंगे, ये मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आपको ये ना लगे आप ज्यादा पढ़ रहे हैं, ये ना लगे कि नहीं ओवरलोडेड हो रहा है। तो ओवरलोडेड नहीं हो रहा है, वो उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना एग्जाम में आएगा, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ाया। क्या हाँ यही है पूरा आपका जो साइंस का कंटेंट है, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में थोड़ा सिमिलर ही रहता है, क्योंकि आपके में जो साइंस का पोर्शन है 10th लेवल है, ज़्यादा लेवल इसका हाई नहीं है। तो सब चीज़ बस क्या है, क्यों यूज़ हो रही है उसका फॉर्मूला है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। आप शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। आपके पास कई सारे एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स किस तरह से जुड़ के स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। कोई भी कई सारे एलिमेंट्स हैं, आखिरकार वो बॉन्डिंग क्यों करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि बॉन्डिंग की जरूरत क्या है, स्टेबिलिटी के लिए। एलिमेंट्स ऐसे स्टेबल नहीं हैं, जब वो जुड़ जाते हैं तो क्या करते हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी है इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी वो किससे किससे जुड़ सकता है, कितने बॉन्ड उससे जुड़ के बनेंगे। क्या फ्री इलेक्ट्रॉन टू दूसरी, जैसे MgCl फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरी, जैसे MgCl2 है आपका,
अब इसमें पूछा जा रहा है कि Mg यानी मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी। अब मैग्नीशियम से कितने और एटम्स आपके जुड़े हुए हैं, कितने एलिमेंट्स, 2 क्लोरीन के जुड़ रहे हैं। तो हम इस तरह से करेंगे, अगर Cl मान लो ऐसे लिख दिया तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2, एक इधर जोड़ने के लिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। ठीक है, अब अमोनिया हमने ले लिया NH3। अब इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे, 3, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। यानी इससे कितने लोग कंबाइंड, कितने एटम्स आपके कंबाइंड हो सकते हैं, यही आपकी क्या है, वैलेंसी। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, वाटर में ऑक्सीजन की वैलेंसी पूछ रहा है 1, 2, कितने बॉन्ड्स उससे जुड़ सकते हैं, वही क्या है उसकी वैलेंसी। दूसरी चीज आती है आयन। आयन क्या होता है, धन आयन और ऋण आयन, 2 होते हैं आपके। कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर कभी कभी ये लगा दिखाई देता है, कभी कभी ये लगा दिखाई देता है। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव लगा है तो इसका मतलब वो है धनायन, ठीक है, और अगर नेगेटिव लगा है तो वो क्या है, ऋणायन। धनायन का मतलब क्या हो गया, धनायन कब होगा, हाँ, धनायन में कोई भी, ये सिंपल, ये क्या है आपका न्यूट्रल आयन, ठीक है, M क्या है, न्यूट्रल आयन है। अब उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन मान लो दे दिया, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, धनायन में, यानी 1 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया। और मान लो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स वो देता जाएगा उसके ऊपर उतने ही प्लस बढ़ते जाएंगे और वो धनायन में कन्वर्ट होता चला जाएगा। अब मान लो कि इसने क्या किया, अभी अब दे दिया, यहाँ पे रिसीव कर लिया, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या हो गया, ऋणायन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। जितने नेगेटिव दिखाई देंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसने लिए हैं। यहाँ पे हम अगर 3 नेगेटिव कर दें तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए, 3 इलेक्ट्रॉन लिए। अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे इस स्टेज में, तो अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, मान लो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब 10 में से 2 इसने दे दिए। और यहाँ पे क्या किया इसने, 3 ले लिए, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 3 निगेटिव, इसका मतलब इसने 3 ले लिए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 13। धनायन और ऋणायन का मतलब यही है, कहीं भी अगर धनायन आ रहा है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनर है, और अगर कोई निगेटिव है तो वो ले रहा है। ठीक है, हमको इसी तरह याद रखना है, देना और लेना, एक डोनर है एक एक्सेप्टर है, जो ले रहा है वो एक्सेप्टर है, जो दे रहा है वो, ठीक है, देने वाला। ये तो आप बात हो गई आयन।
इसमें 3 तरह की आपकी बॉन्डिंग होती है। पहले को कहते हैं वैद्युत संयोजक बंध, दूसरे को सहसंयोजक बंध, और इसको कहते हैं उप सहसंयोजक बंध। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोएलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। और इलेक्ट्रोवैलेंट यानी वैद्युत संयोजक बंध क्या। वैद्युत संयोजक बंध में आपके पास दो एटम्स हैं, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए, यानी एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, ये आपका जब अगर ट्रांसफर हो जाएंगे तो वहाँ पे आपका बनेगा वैद्युत संयोजक बंध। और इसमें आपके पास जो दो एटम्स हैं उसमें से एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, एक इलेक्ट्रो निगेटिव होगा, यानी दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो ज़्यादा ही हो जाएगा अगर उनका डिफरेंस हम निकालेंगे तो जिसमें एक पॉजिटिव होगा एक इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, वहाँ पे जब बॉन्डिंग होगी तो आपकी कौन सी होगी, वैद्युत संयोजक, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव में आपका आ जाता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और इलेक्ट्रोनिगेटिव में क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब। यानी जो आपका एस ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल में, जो इधर एस ब्लॉक जो पूरा होता है वो होता है आपका, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव को, वैद्युत, आगे धनायन, क्या ऐसा कुछ नहीं होगा तो, लेकिन कुछ उसका नाम होगा, वैद्युत धनायन, वैद्युत धनायन, वैद्युत ऋणायन, यही होता है ना। तो जो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव है यानी जो एस ब्लॉक है ये आपका पूरा है वैद्युत धनायन वाला पार्ट, और जो इधर वाला है यानी जो आपका इधर पी ब्लॉक में जो ऑक्सीजन फैमिली और ये जीरो ग्रुप के इधर जो होता है आपका, ये पूरा पी ब्लॉक आपका किस में आता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो जब इनके एलिमेंट मिलके कोई बॉन्डिंग क्रिएट करें तो वो होता है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे Na, इधर हमने ले लिया Cl, ठीक है। अब Na का कितना होता है 11, 2 8 1। एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का, कल बताया था 17 थोड़ी बताया था सोडियम का 11, 17 इसका होता है, इसका 11 होता है। तो जो इसका आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे आखिरी वाली सेट में, वही इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे आखिरी में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया यहाँ क्रॉस से। अब इसके पास आखिरी में 17 है, जिसका क्या हो जाएगा 2 8 और 7। अब हम इसको 7 को यहाँ दिखा देते हैं, 1 2 4 और ये 6 और ये 7 हो गए। 7 इसके, ये इसके 7 हो गए, उसका 1 हो गया। ऑक्टेट हमारा कंप्लीट होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे तो वो एलिमेंट हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के चक्कर में क्या करेगा, अब इसके पास भी अगर ये 1 दे दे तो 8 ही बचेंगे बाद में, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। यानी उसके पास भी 1 ज़्यादा है, वो सोच रहा है किसी को हम दे दें तो हम स्टेबल हो जाएं, ये भी परेशान है। और ये 1 लेने
के लिए परेशान है, इसके पास भी 7 है, सोच रहा है एक कोई हमको दे दे तो हम स्टेबल हो जाएं। तो दोनों ने क्या किया, जो एक है इसने इसको दे दिया कि ये तुम ले लो, हम भी स्टेबल हो जाए तुम भी हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है। तो जब उसने दिया तो क्या होगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को दिया। अभी हमने आपको समझाया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो वो धनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए एक धनायन उसके ऊपर आ गया। अब यहाँ पे सीरियल में क्या हुआ, जो ये क्रॉस वाला था ये आ गया और इसके पास ये 7। अब कितने हो गए इसके पास, 8 हो गए इसके पास। अब ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल तो हो गया, लेकिन इसके ऊपर अब क्या आ जाएगा, एक निगेटिव आ जाएगा। एक निगेटिव इसलिए आया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले लिया है। तो हमारा Na+ और Cl1 निगेटिव मिलकर क्या बना देंगे, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी वैद्युत संयोजक बॉन्ड कंपाउंड्स में बन जाता है। वो एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे को दे देते हैं, ठीक है। अभी एक एग्जांपल और बताते हैं इसका, पहले इसको नोट करिए। एटॉमिक नंबर कुछ के याद कर लीजिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ के मैंने कल भेजे भी थे, अगर पलटा होगा उसको तो, अगर खोल के थोड़ा सा देखा होगा तो दिख गया होगा, नहीं देखा होगा तो क्या हो गया। अब हम एग्जांपल लेते हैं MgCl2। ये MgCl2 कैसे बना। अब इसमें देखिए ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। Mg हमने लिया, इधर एक Cl लिख दिया, एक Cl इधर लिख दिया। Mg यानी 12, उसका क्या हो जाएगा 2 8 तो 12 2 8 2 ऐसे कर लेंगे, और इसका 17 यानी 2 8 7, और इसका 2 8 7, यानी इसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके में 7 है, इसके में 7 है। हमने 2 को यहाँ क्रॉस से दिखा दिया, 1 ये 2, इसको दिखा दिया 1, ये इसके साथ हो गए, इसको भी बना लो। देखिए अब ये Mg परेशान है कि 2 इलेक्ट्रॉन हम ले लें, ये भी तो देना चाह रहा है। अगर 1-2 इलेक्ट्रॉन होता है तो इंसान देगा ही। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है 100 रुपये है, ठीक है, 100 नहीं, मान लो कि 98 है, और एक के पास 103 रुपये हैं, तो क्या सोचेगा वो, ये 3 रुपये हम दे ही दें किसी को, हो सकता है दूसरे का काम हो जाए। और जो 99 वाला 99 थोड़ी दे देगा, वो तो 2 लेने की कोशिश करेगा ना। अगर बहुत कम है तो लेने की कोशिश होगी, और अगर बहुत ज़्यादा, जैसे ये 7 है तो अब ये 7 देना थोड़ी चाहेगा। ये भी तो हो सकता है कि ये 7 दे दे, लेकिन अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो वो देता नहीं है, वो लेने के चक्कर में रहता है कि हमको अगर इतना मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। भाई स्टेबिलिटी तो यहाँ से भी हो सकती है, अगर ये 7 दे दे तो ये भी स्टेबल हो गया, लेकिन ये 7 देगा नहीं, ये 8 के बहुत करीब है, वो सोचेगा बस हमको एक कहीं से मिल जाए बस। और ये क्या करेगा, इसका बस थोड़ा सा ही ज़्यादा है तो सोचेगा इसको हटा ही दो तो ज़्यादा। हाँ, उसको मालूम है कि हमको कोई 6 तो देगा ही नहीं, उसको 6 चाहिए तो 6 तो कोई देगा, सीधी सी बात है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको इसने यहाँ दे दिया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। तो उसके पास कितने हो गए, 8 हो गए। अब इसके पास क्या हो गया, ये Mg2+, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एक उधर दे दिया एक इधर दिया है, लेकिन दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो इसके ऊपर आ गया Mg2+। इसके ऊपर 1 निगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, इसने एक निगेटिव इसके ऊपर, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ये और ये मिलके अब क्या बना देंगे, MgCl2, ठीक है। इस तरह से ये बन गया MgCl2, ठीक है।
इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जो जितना बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा उसका क्वथनांक और गलनांक, ठीक है, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा होगी। जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसमें बॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, ये सॉल्युबल होगा पोलर सॉल्वेंट पे। अब पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? जैसे आपका वाटर है, ठीक है, वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है। ये जितने भी आपके कंपाउंड हैं अगर हम पानी में घोलें तो घुल जाएंगे, लेकिन हमारा नॉन पोलर जैसे बेंजीन होता है, CCl4 होता है, इन सब में ये नहीं घुलेगा। अगर हम डाल भी दें तो नहीं घुलेगा। दूसरा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी अगर इनमें फ्लो हो गई तो ये अपने अंदर फ्लो हो जाने देंगे, करंट को डेवलप कर देंगे, ठीक है। ये 3-4 इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये क्या किस तरह से प्रॉपर्टीज़ ये जितने कंपाउंड हैं वो शो करेंगे। दूसरा है आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग। सहसंयोजक बॉन्ड। कोवेलेंट यानी सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में क्या होता है आपका? म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है परस्पर साझेदारी। परस्पर साझेदारी का मतलब होता है कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। जैसे कोई काम करना है, अगर दोनों मिलके करेंगे तो क्या है? म्यूचुअल है, यानी परस्पर काम कर रहे हैं, दोनों की साझेदारी है। लेकिन अगर एक ही काम करेगा तो वो साझेदारी परस्पर नहीं होगी। यहाँ पे क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग, यानी दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लाएंगे और बॉन्ड को बना लेंगे। इससे पहले वाले में क्या हो रहा था? एक कंप्लीटली दूसरे को दे रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था कि दोनों मिलके उसको करें। अभी जो शेयरिंग होगी वो इसमें भी जोड़ा जाएगा और उसमें भी जोड़ा जाएगा, यानी जो साझेदारी हो रही है दोनों की मिलाकर हो रही है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे H2 है, हाइड्रोजन हम लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी सबको 8 चाहिए, इसको 2 चाहिए। तो इसके पास एक है, अब ये क्या करेगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये स्टेबल होगा। और ये क्या करेगा? इसके पास ये एक है, इसका वाला भी एक ले लेगा तो इसके पास भी 2 हो गए। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी दोनों में हो रही है, यानी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो अपना तो है ही है, दूसरे का भी उसने ले लिया। ये क्या कर रहा है? इसके पास अपना है, ये दूसरे का भी ले रहा है। तो जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो आगे जाके ये H ये मिला के सिंगल बॉन्ड बन गया और ये H2 हमारा बन गया। इस तरह से ये बन गया। एग्जाम्पल दूसरा Cl2 का ले लीजिए, एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके पास कितने की कमी है? एक की। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये दिखाई दे रहा है, तो ये क्या करेगा? ले लिया, 8 हो गए उसके पास, 8 हो गए। इधर वाला क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसमें इधर वाला लेगा, इसका भी 8 हो गया, दोनों के 8 हो गए। अब दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो दोनों के बीच क्या बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये बन गया Cl2। एग्जाम्पल नेक्स्ट ले लो, नाइट्रोजन का ले लो। नाइट्रोजन इसका कितना होता है? 7। तो क्या हो जाएगा? 2,5। तो आउटर मोस्ट में इसके 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए इसके 5, इसके 5। अब इसके पास कितने की कमी है? 3 की कमी है। क्या पड़ोस में उसको दिखाई दे रहा है कि अगर हम इधर से ले लें तो हमारा काम चल जाएगा? तो क्या करेगा? तुरंत इससे ले लेगा, इसको भी कोई दिक्कत नहीं। वो सोच रहा है हमें भी तो 3 लेने हैं, तो इसलिए कुछ बोलेगा नहीं, चुपचाप दे देगा। अब ये क्या करेगा? ये भी इसके 3 ले लेगा, इसने भी ये 3 ले लिए, तो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, दोनों स्टेबल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ वो भी खुश, दोनों खुश। अब इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक और ये 2 एक और, यानी इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या बन गया? N2। ये होता है आपका सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह दिखाई देंगे, इसमें आपको 4 दिखाई देंगे ऐसे, इसमें 6। ठीक है, ये आपका इसका एग्जाम्पल होगा। अब एक आप लोग अपने आप से करो, अमोनिया का बना के देखो अपनी कॉपी में, बनता है कि नहीं। देखोगे मैडम ने तो अपने छोटे छोटे किए, हम लोग को बड़ा सा दे रखा है, नहीं। NH3 ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5 रहेंगे। तो ये जो है 1 2 3 ये 4 ये 5 हो गए 5। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन, इसके पास 1 रहेगा, इसके पास 1 हो गया, इसके पास 1 हो गया। सबसे पहले हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना 2 बनाने की कोशिश करेगा। इसने बना लिया, ये स्टेबल हो गया, अब इससे कोई इसको दिक्कत नहीं है। ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, ये खुश, इसके बाद ये खुश। अब नाइट्रोजन क्या करेगा? कहेगा तुम लोगों ने बहुत हमारा इलेक्ट्रॉन लिया, अब तुम लोग का हम पूरा ही ले लेते हैं काम। तो सबके पास से क्या करेगा? सारे समेट लेगा। कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ये भी स्टेबल। तो हमारा बन गया नाइट्रोजन, 1 बॉन्ड इधर, 1 इधर, 1। ठीक है, ये बन गया हमारा अमोनिया। इस तरह से हमारे कंपाउंड्स जो क्रिएट होते हैं और बॉन्डिंग होती है इस तरह से। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बस इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, बस इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर जाते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसमें जो बॉन्ड होते हैं बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, इसमें वांडर वाल फोर्सेस पाए जाते हैं। वांडर वाल फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, उसको तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। यानी अगर पूछा जाए कि आपका जो पहला वाला बॉन्ड था वैद्युत संयोजक बंध या ये वाला, दोनों में से कौन सा स्ट्रांग है? पहला वाला। पहला वाला इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि उसकी जो बॉन्डिंग है वो प्योर है, और इसमें क्या है, उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और इसमें क्या है, कम है। जहाँ आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो बॉन्ड आपका वीक होगा, और वहाँ पे आपका वांडर वाल फोर्स होगा। वांडर वाल एक तरह से वीक फोर्स है। ठीक है, वो ऐसे नाम से ही है कि वीक फोर्स है, तो वीक है तो उतना ज़्यादा वर्क वैसे ही नहीं करेगा। दूसरा, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये आपका नॉन पोलर हो गया। इसका मतलब ये बेंजीन में, CCl4 में, ईथर में, इन सब में सॉल्युबल होगा। ये वाटर में यानी पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगा। ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम पास भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बेड कंडक्टर है। अब इसका एक्सेप्शन होता है, आपका डायमंड हो गया, सिलिका हो गया। डायमंड और सिलिका है कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये सब नहीं पूछा जाएगा, जो एक्सेप्शन होता है वही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपका जो डायमंड है और सिलिका है, ये 2 ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए कहीं साइड, डायमंड और सिलिका, ये दोनों ऐसे हैं, ये दोनों हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही जटिल वाला क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाया जाता है। जटिल होने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। दूसरा एक्सेप्शन इसमें एक और है कि जैसे हमने बताया बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो उसमें ग्रेफाइट आपका एक ऐसा है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो वो जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग, लेकिन उसमें आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ग्रेफाइट में लेयर स्ट्रक्चर पाया जाता है। जब उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें कई सारी लेयरिंग्स हो जाती हैं। लेयरिंग्स होने की वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
तो इसमें दो आपके एक्सेप्शन हो गए जिनको आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और बचा है लेकिन फिर बात करते हैं, ठीक है। पढ़ाना तो कहिए, पढ़ा दें अगर 10 मिनट बैठ सकें तो। ज़्यादा हो जाएगा ना, चलो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या, ठीक है। चलिए ठीक है।